तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है प्रीफिक्स परम्यूटेशन। तो ये बेसिकली कोड शेप के कुक ऑफ 2022 का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बोला है कि एक एरे दी है, ठीक है, जिसका लेंथ के है। तो के लेंथ की एरे दी है और हमें कुछ परम्यूटेशन फाइंड करना है जिसका लेंथ एन होगा, सच दैट ओनली द प्रीफिक्सेस ऑफ लेंथ ए आई फॉर्म अ परम्यूटेशन। अब प्रीफिक्सेस ऑफ ए आई का क्या मतलब है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे इंग्लिश सेंटेंस में भी कुछ प्रीफिक्स होता है और सफिक्स भी होता है। सर, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब जो एंड में लगता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश के ग्रामर का तो नहीं लाएंगे यहाँ पे, बट प्रीफिक्सेस का क्या मतलब होगा इस केस में ना, छोटे एलिमेंट्स। तो बेसिकली परम्यूटेशन क्या होता है उसका नोट भी इन लोगों ने दे रखा है। इन्होंने बोला है कि परम्यूटेशन ऑफ एन, तो एन अगर सपोज मैं 5 कंसिडर करता हूँ तो इज एन एरे फ्रॉम 1 to n, ठीक है। वो एरे होगी 1 से लेके n तक, ठीक है। तो 1 से लेके n तक वो होनी चाहिए जिसमें हर एक एलिमेंट एक ही बार ऑकर करेगा। तो इस केस में n मेरा 5 है, तो होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या ये एक वैलिड परम्यूटेशन है? यस, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो 1 to n भी है, यानी कि 1 से लेके 5 तक है, और वो एक ही बार एग्जैक्टली 1 बार आ रहा है। तो ये एक बिल्कुल एक करेक्ट परम्यूटेशन है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं ना कि हमें एग्जैक्टली करना क्या। इट इज़ गारंटेड दैट यहाँ पे एक तो भी परम्यूटेशन ऐसा एग्जिस्ट करने ही वाला है। तो हमें ऐसा बोला गया है कि एटलीस्ट एक ना एक तो परम्यूटेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब इनपुट में सबसे पहले आपने कुछ टेस्ट केसेस दिए रहेंगे, कितने टेस्ट केस है वो, और यहाँ पे एन और के की वैल्यू दी रहेगी हमें, ठीक है, कि मतलब कितना लेंथ का परम्यूटेशन फाइंड करना है, और के मतलब कितनी लेंथ की एरे होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें दी है, और यहाँ पे लास्ट में हमें बोला है कि हमें जो इनपुट है उसमें के एलिमेंट्स दिए रहेंगे, ठीक है। यही है वो के एलिमेंट्स जो दिए रहेंगे। तो ये 4 यहाँ पे था तो 4 एलिमेंट्स आ गए, यहाँ 1 था तो 1 आया, 5 था तो 5 है। तो बेसिकली के एलिमेंट्स दिए रहेंगे क्योंकि एरे की लेंथ के है। अब इस साइज़ का हमें परम्यूटेशन फाइंड करना है, एन साइज़ का, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें लॉजिक क्या है ना, मेनली यहाँ पे चीज़ समझने की ये है कि लॉजिक क्या है, क्योंकि कोड तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, बट हमें लॉजिक देखना है इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे बोला है फॉर इस टेस्ट केस प्रिंट सिंगल एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स पी आई से लेके पी एन। हमें स्पेस सेपरेट इंटीजर्स प्रिंट करने हैं जिसकी लेंथ एन होगी पी आई से पी एन तक, है ना। अगर इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हमें कोई भी कर देना है, ठीक है, प्रिंट। एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। कांस्टेंट की बात करें तो ये 10⁵ होंगी टेस्ट केसेस, और के और एन की वैल्यू भी 10⁵ है। लेकिन उन्होंने बोला है कि सम ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस विल नॉट एक्सीड दिस रेंज। इसका मतलब इसको हमें यार 1 सेकंड्स के अंदर इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। ये एन की वैल्यू जो है सारे टेस्ट केसेस की अगर हम सम करें एन की वैल्यू, तो वो इससे एक्सीड नहीं करने वाली। तो अब यार देखते हैं इसमें सैम्पल इनपुट टेस्ट केसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टी का वैल्यू 3 दिया है, एन का वैल्यू 8 दिया है, और के का वैल्यू 4 दिया है। तो पहले टेस्ट केस की अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बोला है कि 4 एलिमेंट्स होंगे और n इक्वल्स टू 8, यानी कि 8 लेंथ का हमें परम्यूटेशन फाइंड करना है। तो जो एलिमेंट्स दिए है वो कुछ इस तरीके से दिया है, 3 6 7 और 8। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स परम्यूटेशन होता है ना, उसका मतलब क्या होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है जो भी हमारी एरे होगी, है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हें इसका परम्यूटेशन बनाना है 8 साइज़ का, तो तुम बोलोगे यार ठीक है मैं ऐसा बना सकता हूँ, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 एंड देन 8, लो बन गया। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो बन गया क्योंकि ये तो डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो भी एलिमेंट्स दिए थे उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट था 8, तो 8 को कंसिडर करते हुए मैंने सारा जो है एलिमेंट्स ले लिया 1 से, तो 8 एलिमेंट तो बन गए, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ऐसा लग रहा होगा। बट प्रीफिक्स परम्यूटेशन का मतलब, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये ट्रिक था कि जो एलिमेंट्स दिए हैं ना उन्हीं का सिर्फ प्रीफिक्स परम्यूटेशन बनना चाहिए, यानी कि 3 का प्रीफिक्स परम्यूटेशन बनना चाहिए। यहाँ पे 3 का प्रीफिक्स परम्यूटेशन तो बन रहा है 1 से लेके n तक, ठीक है। तो 1 से लेके यहाँ तक इसका प्रीफिक्स परम्यूटेशन तो बन रहा है। 6 का आप देखते हैं कि इसमें प्रीफिक्स परम्यूटेशन बन रहा नहीं बन रहा, तो ये 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 का भी परम्यूटेशन यहाँ पे बन रहा है, प्रीफिक्स परम्यूटेशन, ठीक है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था परम्यूटेशन मतलब, ठीक है, 1 से लेके n तक एलिमेंट होने चाहिए और वो सारे एक ही बार ऑकर करने चाहिए, तो ये 6 के लिए भी वैलिड है। अब 7 की बात करूँ तो 7 के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है, 1 से लेके 7, दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट। 8 के लिए भी ये वैलिड है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नहीं था, ना ही यहाँ पे 4 था, और ना ही यहाँ पे 5 था, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं थे, फिर भी उनके प्रीफिक्स परम्यूटेशन यहाँ पे पॉसिबल है। देखो तुम यहाँ से 1 से मैं स्टार्ट करूँगा तो 1 से लेके 2, तो ये भी एक वैलिड परम्यूटेशन है 1 और 2, है ना।
n=2 के लिए। और 4 भी एक वैलिड परम्यूटेशन यहाँ पे हमें फॉर्म करके दे रहा है, 1 2 3 4, है ना। तो ये भी हमें फॉर्म करके दे रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। और 5 भी यहाँ पे इवन यहाँ पे परम्यूटेशन फाइंड कर रहा है। और 6 का तो हमें फाइंड करना था, 7 और 8 का भी। तो यहाँ पे बेसिकली बस लॉजिक इतना है कि जो एलिमेंट दिया है ना उनका ही सिर्फ प्रीफिक्स परम्यूटेशन फाइंड होना चाहिए, और जो नहीं दिए उनका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम लॉजिक जो यूज़ करने वाले उसमें क्या करेंगे ना, अब ये देखो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में देने वाली है। पहली तो वो हो गई कि जो मैंने अभी लॉजिक बताया वो, और दूसरा कि ये देखो अगर तुम गौर करोगे सारे के सारे एरे सॉर्टेड हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सारे केसेस में सॉर्टेड ही देंगे तुमको, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है इस केस में वो 8 6 7 3 ऐसा कुछ दे दे, बट जो लॉजिक मैं अब आपको बताने वाला हूँ उसमें ना अपने को एरे जो है सॉर्टेड चाहिए होगी। बेसिकली मेरा लॉजिक क्या कहता है इस केस में कि जो भी हमारा 3 ये सॉर्टेड ही है, इसलिए मैं ऐसे एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अगर नहीं होता तो मैं करता उसको सॉर्ट, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि 3 से लेके 1 तक, पहले देखो पहला एलिमेंट मेरे पास 3 है और वो सबसे छोटा होगा क्योंकि सॉर्टेड है असेंडिंग में, तो ये सबसे पहला सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से लेके मैं 1 तक प्रिंट कर दूंगा। देखो 3 2 और 1 ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब जो भी होगा 6, तो 6 से लेके मैं 3 तक प्रिंट करूँगा, लेकिन 3 को नहीं करूँगा क्योंकि 3 ऑलरेडी हो चुका है, और हमारे परम्यूटेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता। तो 6 से लेके 4 तक, यानी कि ये 3 + 1 तक मैं उसको प्रिंट करूँगा। तो हो जाएगा 6 5 एंड 4, तो 6 5 एंड 4 जो है यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा। अब 3 तो मैं प्रिंट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 7 के लिए मैं करूँगा, तो 7 से लेके जो भी उसका प्रीवियस बड़ा एलिमेंट था तो 6 तक मैं प्रिंट करूँगा। तो 6 तो मैं कर नहीं सकता, वो हो चुका है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 7 प्रिंट करूँगा। अब 8 की केस में चलते हैं, तो 8 से लेके 7 तक मैं प्रिंट करूँगा। तो 7 तो मैं कर नहीं सकता, वो हो चुका है, तो 8 कर दूँगा। तो ये एक वैलिड परम्यूटेशन है। अब क्यों है वो मैं बताता हूँ। देखो मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पे मुझे पहले देखना पड़ेगा कि 3 का परम्यूटेशन बन रहा नहीं बन रहा। ये 1th इंडेक्स है और ये nth इंडेक्स है। तो ठीक है, तो इस केस में n की वैल्यू अगर मेरे 3 है तो 3 का क्या परम्यूटेशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। पहले 3 1 से लेके n तक एलिमेंट उठाओ यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू 3 है, तो ये 3 हो गया, ये 1 था, ये 2 था, ठीक है। मैं ऐसे पहले इंडेक्स लिख देता हूँ। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और 7 हो गया, और ये n मतलब तुम्हारा जो 8 है वो 8 हो गया, ठीक है, लास्ट वाला। तो अब यहाँ पे तुम चेक करो कि क्या 3 का परम्यूटेशन बन रहा है। तो यहाँ से 1 से लेके 3 में चेक करो, 3 2 1, क्या ये एक वैलिड प्रीफिक्स परम्यूटेशन है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि 1 से लेके n तक के, और ये एक ही बार एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो ये एक वैलिड परम्यूटेशन है। अब यहाँ पे देखो 6 की बात करते हैं, तो 6 जो है ये 4th इंडेक्स है, तो मैं 1 से लेके 4 तक चेक करूँगा क्या मेरे ये वैलिड परम्यूटेशन है। 3 2 1 6, या बेसिकली हाँ 6, यहाँ पे 6 बोला है ना, सॉरी। तो मुझे यहाँ पे n=6 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 से लेके मुझे n तक चेक करना है। तो मेरा 6 था, तो मैं 1 से लेके 6 तक चेक करूँगा कि इस रेंज में क्या ये मेरा वैलिड परम्यूटेशन है या नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 3 2 1 6 5 4 है, और ये एक वैलिड परम्यूटेशन है। क्यों है? क्योंकि सारे एलिमेंट एटलीस्ट मतलब एग्जैक्टली 1 टाइम ही ऑकर कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 से लेके n तक मेरे सारे एलिमेंट है, 1 से लेके 6 तक, है ना। तो ये एक बेसिकली हमारा वैलिड परम्यूटेशन है। अब 7 के लिए देखेंगे, तो 7 के लिए भी 1 से लेकर 7 तक मैं एलिमेंट चेक करूँगा कि क्या वो वैलिड है। वही वाली टेस्ट केसेस मतलब कंडीशन जो है वो चेक करूँगा मैं, एंड ये भी एक वैलिड है, और 8 वाला भी वैलिड है। तो अब ये वाला और वो जो मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6 से लेके ऐसे 8 तक, ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली इनमें क्या हो रहा था कि 1 से लेकर 2 तक अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूँ ना, तो यहाँ पे ये भी एक परम्यूटेशन एक्स्ट्रा का बन रहा है जो कि हमें फाइंड करने के लिए बोला ही नहीं है। तो लेकिन वो वैसा इस केस में नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो 2 और 1 यहाँ पे है, मुझे स्टार्ट तो 1 से n तक करना था। तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो मैं 1 से लेकर 2 तक देखूँगा, तो ये तो 3 और 2 है, ये तो n से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। कोई भी परम्यूटेशन से वैल्यू जो है n से बड़ी नहीं हो सकती है, जैसे कि उन्होंने बोला है 1 से लेके n तक ही हो सकता है। नोट में इन्होंने लिखा है कि परम्यूटेशन में वैल्यू 1 से लेके n तक ही हो सकती है, या तो n से छोटी होगी या तो उसके इक्वल होगी। तो ये ऐसी केस होगी, ठीक है। 1 अगर n की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 से लेके 5 तक इस तरीके से, है ना। तो ये एक वैलिड परम्यूटेशन होता था। अब इसको मैं 5 4 3 2 1 ऐसे कुछ भी लिख दूँ तो ये भी एक वैलिड ही रहेगा परम्यूटेशन, ठीक है। ये बेसिकली डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे अगर मैं इस 2 के लिए देखूँ तो 3 और 2 बन रहा है, तो विच इज़ नॉट द करेक्ट परम्यूटेशन, है ना। और एंड नीदर दिस 1 के लिए भी ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 3 तक अगर मैं गया तो यहाँ पे देखो ऐसा बन रहा है जो कि एक वैलिड परम्यूटेशन नहीं है। तो ना ही यहाँ पे 1 के लिए बन रहा है, ना ही यहाँ पे 2 के लिए बन रहा है, ना ही यहाँ पे 5 के लिए बन रहा है, और ना ही यहाँ पे तुम्हारा 4 के लिए बन रहा है। जो पूछा है उन्हीं के लिए सिर्फ बन रहा है।
तो बेसिकली यही लॉजिक है। तो तुम्हें यहाँ पे अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली लॉजिक क्या लगा रहा था कि जो भी एरे दिया है उसको पहले तो सॉर्ट करेंगे, ठीक है, पहले हम लगाएंगे सॉर्ट। अब सॉर्ट तो मैंने लगा दिया, अब मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ इधर पे, ठीक है, एक वेक्टर है। यहाँ पे सिंपली मैं एक एल्गोरिथम लिख रहा हूँ काफ़ी घटिया हैंडराइटिंग में, तो आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कोड भी लिख के बताऊँगा, तो उसकी तुम चिंता मत कर लो, बस समझ लो कि हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पे ये वेक्टर मैंने बना दिया जिसमें मैं सारा आंसर स्टोर करने वाला हूँ। सपोज इस वेक्टर का नाम है सीक्वेंस, है ना, क्योंकि मैं सीक्वेंस स्टोर करने वाला हूँ, जो भी परम्यूटेशन मेरा बनने वाला है उसका। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगा दिया सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगा दिया पूरी जो के एलिमेंट्स के आ रहे थे उस पर, तो मेरे सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड हो गए। अब यहाँ पे मैं पहले इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा। तो देखो मुझे बेसिकली कुछ करना नहीं है, पहले 3 को तो मैं सीधा 1 तक लेके जाऊँगा, क्यों, क्योंकि वही सबसे छोटा एलिमेंट है, तो डेफिनेटली 1 से लेके n तक बनाना है। तो 3 से, अगर इस केस में 3 है तो 3 से 1 तक तो मुझे जाना ही पड़ने वाला है कैसे भी करके। तो मैं 3 से लेके 3, 2 और 1, है ना, मतलब अगर सपोज़ ये पहला एलिमेंट क्या होगा एरे का, एरे ऑफ 0 होगा, है ना, एरे ऑफ 0 होगा। तो इसको मैं टेम्प नाम के कोई टी नाम के वेरिएबल में सपोज स्टोर कर दिया। तो जब तक वाइल, है ना, वाइल टी इज़ ग्रेटर देन, मैं 1 कर दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिकॉज मेरे को 1 भी स्टोर करना है। तो इसको मैं सिंपली सीक्वेंस नाम की जो भी मेरी वेक्टर है उसमें पुश बैक कर दूंगा, ठीक है, पी बी मीन्स पुश बैक कर दूंगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट में। अब देखो यार मैं C++ में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब यार तुम पाइथन वाले अगर होंगे तो तुमको ना समझे, मैं बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और मैं इसमें C++ के साथ ही इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा, पाइथन में तो नहीं करूँगा। बट अगर तुमको लॉजिक समझ गया तो तुम यार आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर भी पाओगे, ठीक है। तो इस पर मैंने ये टी को जो है यहाँ पे डाल दिया, और हर बार मैं क्या करूँगा, टी को 1 से इंक्रीमेंट भी कर दूँगा। क्यों, क्योंकि 3 से मुझे 1 तक जाना है, तो अब मैं इन्फाइनेटली तो नहीं चलाना चाहता, तो मुझे एक बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। सॉरी यार मैंने इंक्रीमेंट बोल दिया होगा, तो सॉरी, मैं डिक्रीमेंट बोलना चाहता था, इसको डिक्रीमेंट करूँगा 3 फिर 2 फिर 1 तक, ठीक है। और इस तरीके से मैं ये एरे में जो पहले एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन जो है स्टोर कर दूँगा। अब अगर मुझे 6 के लिए बनाना है इसके बाद, क्योंकि 6 एलिमेंट है, तो 6 के लिए बनाना है, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊँगा इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ, तो इस वाले पे मैं फॉर लूप चलाऊँगा i इज इक्वल टू 1 से लेके ना, ये 1th इंडेक्स ये 0th है तो ये 1th हो गया, और 1th से लेके यहाँ पे n-1 तक ये मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। अब क्या करूँगा, ये 6 को हमेशा मुझे इस जो पहला एलिमेंट है ना उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि यार ये देखो 6 को मैं कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, 4 तक, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसको 4 तक ही लेके जाना है और 1 तक लेके नहीं जाना है, वो मुझे ये वाला पहले का एलिमेंट है ना वो बताएगा। मेरे को करना है 6 शुड बी ग्रेटर दैन 3, ठीक है, ये जो 6 है ये ग्रेटर दैन 3 हो सकता है, ठीक है, तब तक ही मैं इसको उस प्रिंट करना है। तो 6 ग्रेटर दैन, और मैं 6 को माइनस करूँगा, तो यहाँ पे 6 आएगा तो 6 को प्रिंट करूँगा, 5 आएगा तो 5 को प्रिंट करूँगा, 4 आएगा तो 4 को प्रिंट करूँगा, और 3 आएगा तो ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि 3 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 3, ओके, इट इज़ इक्वल। सो ये 3 के लिए नहीं चलने वाला, तो ये बेसिकली ये इतना प्रिंट करेगा। आप 7 की केस में देखो, ठीक है, ये वाला तुम्हारा हो गया एरे ऑफ 1। तो अब मेरे को सिंपली क्या करना है ना, 7 को जब तक वो 6 से बड़ा है तब तक ही प्रिंट करना है, तो मैं 7 यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और ये 3 to 1 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका होगा, तो यहाँ पे 7 मैंने प्रिंट कर दिया, और जब मैं यहाँ पे 6 पे आया 7 माइनस माइनस करके, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 6 था तो ये इक्वल है, तो कंडीशन फॉल हो गई, तो ये नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 8 की केस में अगर हम देखें तो 8 की केस में भी वही होगा, 8 इज़ ग्रेटर दैन 7, तो हमें इसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर करना है बेसिकली, बस और कुछ नहीं करना, और इस सीक्वेंस को ऐसे जनरेट करना है। तो एक काम करते, तो आई होप तुम यार लॉजिक तो समझ गए होगे, एंड लेट्स नाउ कोड दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिक सा सिंटैक्स है जहाँ पे मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है, और यहाँ पे ठीक है ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने लगा रखा है। अब यहाँ पे देखो टी टेस्ट केसेस लेनी थी, मैंने वो पहले ले दी है, ठीक है, और टी बार ये लूप चला दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है ना इंटीजर n, ठीक है, इंटीजर n कॉमा तुम k ले लो। अब n क्या था ना परम्यूटेशन की लेंथ, और k क्या था ना तुम्हारा जो एरे है उसका लेंथ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो भी हमारे पास एलिमेंट आ रहे k, इनको मैं एरे में स्टोर कर लेता हूँ यूज़र से लेके। तो इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज़ लेस दैन k तक i प्लस प्लस बेसिकली, है ना। अब इस पर मैं सारे एलिमेंट्स को स्कैन कर लूँगा एरे ऑफ i करके, ओके। अब यहाँ पे मेरे सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब मेरी जो यहाँ पे मैंने लिखा था एल्गोरिदम, आप वीडियो को प्रीवियस करके भी देख सकते हो, तो उसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो भी एरे आई है ना उसको सॉर्ट कर दिया था असेंडिंग में। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे इसको सॉर्ट कर दूंगा, ये बेसिकली इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो एर से लेके एर प्लस
के तक मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट है क्योंकि बेस पॉइंटर हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, एंड जो लास्ट वाला है ना ये लास्ट एलिमेंट है, बेसिकली लास्ट एलिमेंट के भी आगे वाला, क्योंकि ये सॉर्ट फंक्शन बना ही ऐसा है, उसको लास्ट से भी आगे वाला देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सॉर्ट होगी मेरी एरे। अब मैं इसमें से सपोज करता हूँ एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेके उसमें जो पहला एलिमेंट है ना एरे का, सॉर्टेड एरे का, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि वही तो हमारा लॉजिक था। सॉर्ट करने के बाद जो भी पहला वाला एलिमेंट है उसको लो और उसको 1 तक लेके जाओ और उसको वेक्टर में पुश कर दो। तो यहाँ पे मैं वेक्टर पहले बना लेता हूँ, उसको मैं बनाना भूल गया। तो यहाँ पे मैं वेक्टर बना लेता हूँ इंट, यहाँ पे उसका नाम सपोज मैं सीक्वेंस करके दे देता हूँ, सेक ही दे देता हूँ, ठीक है, वरना वो लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर का नाम सेक दे दिया। और यहाँ पे अब बेसिकली हमें क्या करना है कि कुछ नहीं करना, वाइल यूर टेम्प इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 ना, ठीक है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, तुम्हें क्या करना है यहाँ पे इस सेक नाम का जो भी वेक्टर है उसमें पुश बैक करना पड़ेगा तुम्हें, ये जो टेम्प है उसको। और हर बार मैं टेम्प को यहाँ पे माइनस माइनस कर दूंगा ताकि ये 3 से लेके 1 तक जाए। अब 7 है तो 7 से लेके 1 तक जाना चाहिए, ठीक है। उस तरीके से 5 है तो 5 से लेके 1 तक, बस वही लॉजिक है। और ये मैंने सिर्फ पहले एलिमेंट के लिए किया है, यानी कि 3 के लिए। अब मुझे ये जो बाकी के रिमेनिंग आ रहे हैं उसके लिए भी तो करना पड़ेगा। तो इसको मैं एक्सटर्नली यहाँ पे करूँगा बाहर, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 नहीं करूँगा मैं, क्यों 0 नहीं करूँगा, क्योंकि 0 के लिए तो हो गया है, 0 के लिए तो मैंने स्टोर कर दिया। अब यहाँ से जो 1 से लेके n-1 तक की जो एरे है, k-1 तक की जो एरे है उसके लिए मैं करूँगा। तो यहाँ पे मैंने i = 1 कर दिया। नाउ i इज लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू बट लेस देन k एंड i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इंट करंट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ जो कि मुझे बताएगा कि करंट एलिमेंट क्या है, ठीक है। करंट मैंने कर दिया इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। अब ये देखो, ये इसमें करंट में कुछ है नहीं, ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट यही है, ठीक है। अब एरे ऑफ आई में 10 बार लिखने से अच्छा है कि यही लिख दूँ, है ना। तो ये बेसिकली मैंने करंट एलिमेंट है, और ये जो है ये लिमिट है, मतलब इसी तक मुझे जाना है, इसी के ऊपर तक। तो इसको मैं लिमिट नाम से वेरिएबल बना देता हूँ और इसको स्टोर करता हूँ। और उसको स्टोर कैसे करूँगा मैं, ठीक है, इंट लिमिट इज इक्वल्स टू एरे ऑफ i-1 कर दूंगा, है ना। i-1 क्यों करूँगा, क्योंकि वही तो यार प्रीवियस वाला एलिमेंट है मेरा, तो उसको मैंने यहाँ पे जल्दी से डाल दिया है और मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली एक वाइल लूप लगाना है, ठीक है, वही वाला जिसमें जो हम ऊपर कर रहे थे वही करेंगे। बट इसके इसमें जो करंट है ना, जो करंट है वो ग्रेटर होगा तुम्हारे लिमिट से, है ना, लिमिट से बड़ा होना चाहिए वो, जैसे कि हमने देखा था। तो इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा, जो भी मेरा वेक्टर है उसमें पुश बैक कर दूंगा जो भी करंट है उसको, और हर बार मुझे करंट को डिक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब सारे के सारे जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अभी मुझे बस कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये देखो ये लूप चल के सारे एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ मेरे लिए कर देगा। अब मुझे बस वेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो वेक्टर है मेरा उसको प्रिंट कर देता हूँ, ऑटो $it इन वेक्टर सेट, एंड देन यहाँ पे आई विल सी आउट दैट it एज अ स्पेस सेपरेटेड, बिकॉज मुझे सारे एलिमेंट स्पेस सेपरेटेड देना है। और एट द एंड मुझे यहाँ पे एक एंडल देना पड़ेगा, क्योंकि सारे टेस्ट केसेस के लिए मुझे यहाँ पे डिफरेंट लाइंस पे चाहिए। इसको यार एक बार मैं रन करके देखता हूँ कि यहाँ पे कोई एरर वगैरह तो नहीं है ना, एंड जो आंसर अपना डिज़ायर्ड वन तो आ रहा है वही चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक रन टाइम एरर आ रहा है, यहाँ पे शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि मैंने क्या गड़बड़ किया है। मैंने यहाँ पे ये ले लिया, उसके बाद अच्छा मैंने देखो इसको स्कैन ही नहीं किया, मैंने इनको लिया बट यहाँ पे मैं स्कैन करना भूल गया। तो यहाँ पे एन और के को मैं यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको स्कैन कर लिया। अब देखते हैं, तो ये देखो तुम चल गया है और वही बेसिक हो रहा है। यहाँ पे देखो हमारा जो पहला सैम्पल टेस्ट केस था वो क्या था, ये था 3 6 7 8। तो 3 से लेके मुझे 1 तक प्रिंट करना था, फिर 6 से लेके 4 तक, फिर 7 से लेके 6 तक, नहीं 7 तक ही होगा क्योंकि वो बड़ा है, और फिर 8 तक। इस तरीके से आएगा। तो 3 2 1 6 5 4 7 8 इस तरीके से आना चाहिए था, एंड वही हमारा आ भी रहा है 3 2 1 6 5 4 एंड देन 7 8, और बाकी के भी सही है, ठीक है। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये सबमिट हो रहा नहीं हो रहा। तो टेस्ट केस 4 तक हम पहुंच गए हैं। अब देखो यार तुम लोग कि ये सबमिट हो चुका है। तो आई होप गाइज यार तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा,
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।